वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया जो एक सब्जेक्ट है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास, उस सब्जेक्ट पर हमने एक सीरीज़ चलाई थी। तो उसमें हमने 6 लेसन कंप्लीट कर दिए हैं और हम 7वां लेसन स्टार्ट कर चुके हैं। 7वें लेसन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में जान लिया है और जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो फैक्टर रहे हैं इन मूवमेंट्स और रिफॉर्म के पीछे, उनके बारे में जान लिया है। आज हम आर्य समाज, रामाकृष्णन मिशन एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। आज का ये जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट है 7th लेसन को लेकर। 7th लेसन का अगर आपको नाम नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेजर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है मूवमेंट्स और रिफॉर्म्स को लेकर वहीं से बनेगी। और फर्स्ट लेसन की जो लिंक है पूरे ही प्लेलिस्ट के लिंक के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं मोस्टली लाइक दिल्ली थ्रू द एजेस, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी, इनकी सीरीज चलाई थी जिसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हमने सिलेबस कवर कर लिया है। सो लेट्स बिगिन विद आर्य समाज। The key figure associated with the founding of the आर्य समाज was स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है आर्य समाज में वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मो समाज एंड प्रार्थना समाज वर एन आउटकम ऑफ द एक्सपोजर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स ऑफ टू द वेस्टर्न आइडियाज एंड थॉट। देखिएगा, ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज किससे इंस्पायर्ड था? जो वेस्टर्न आइडियाज़ एंड थॉट्स थे एंड वेस्टर्न फिलॉसफी थी उससे इंस्पायर्ड था, और उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेकर के ये जो मूवमेंट थे ब्रह्मो समाज या प्रार्थना समाज वो चलाए थे। While Arya Samaj derived its inspiration from India's ancient scriptures, philosophy and religion, स्पेशली दोज ऑफ द वैदिक एज। देखिएगा, आर्य समाज ने अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ली? भारत के जो शास्त्र थे वहाँ से, जैसे कि आप वेदा ले लीजिए, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रा और पुराण, जो महाभारत और अदर जो स्क्रिप्चर्स हुआ करते थे भारत के, प्राचीन भारत के स्क्रिप्चर से, प्राचीन भारत के दर्शन से, और धार्मिक जो धर्म, हिंदू धर्म बेसिकली, वहाँ से इन्होंने अपनी इंस्पिरेशन ली और वैदिक एज से इन्होंने सीखा। देन आर्य समाज वॉज फाउंडेड ऑन द 10th of April 1875 बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, हु वॉज एन एडहेरेंट चैंपियन ऑफ वैदिक हिंदुइज्म। आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 10 अप्रैल 1875 में ये स्थापित किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और वो कौन थे? वैदिक हिंदुइज्म के बहुत अच्छे जानकार थे, उनको नॉलेज थी वैदिक हिंदुइज्म की। द लिटरल मीनिंग ऑफ आर्य समाज इज सोसाइटी ऑफ नोबल्स which gave a position of eminence to the Aryans, and the doctrinal basis of the society held Vedas as the source of ultimate knowledge। देखिएगा, आर्य समाज का बेसिक मतलब है सोसाइटी ऑफ नोबल्स, कि यहाँ पर आर्यंस को एक एमिनेंस पोजीशन दी गई है, और जितनी भी इसकी विचारधारा है वो कहती है कि वेदास के अंदर अल्टीमेट नॉलेज है, बहुत ज्ञान है वेदा के अंदर। आर्य समाज ये मानता था। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट डेट मेड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ इंडिया। देखिएगा, राजा राम मोहन रॉय, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, उन्होंने क्या किया था? हिंदू जो ट्रेडिशन थे, हिंदुइज्म में जो ट्रेडिशन थे, चाहे सती प्रथा हो, चाहे जातीय व्यवस्था हो या कोई अदर व्यवस्था हो, तो उन पर प्रहार किया कि ये जो कुरीतियाँ है, कुनीतियाँ है, हम धर्म के राजा राम मोहन रॉय, आत्माराम पांडुरंग एंड सत्यशोधक समाज के ज्योतिराव फुले, ये धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धर्म के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ थे। तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कौन है?
काउंटर मूवमेंट आप कह सकते हैं उन मूवमेंट्स का जो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा था। तो ये मानते थे कि हम उनको सही लाइक नॉलेज और फैक्ट के साथ हम उनको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हमने क्लियर कर लिया था कि हम किन किन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट्स कितने तरीके के थे? 2। सो अब हम सेकंड तरीके का मूवमेंट पढ़ेंगे, रिवाइवलिस्ट। सो देखिएगा, आर्य समाज जो है उसने नॉर्थ इंडिया के लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। अनलाइक द यूनिवर्सलिस्टिक आउटलुक ऑफ राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद was extremely critical of other religion, especially Islam and Christianity. So besides taking initiatives towards social and religious reforms, the movement aimed to help Muslim and Christian convert to return to their parent faith. So देखिएगा, राजा राम मोहन रॉय एंड स्वामी दयानंद सरस्वती में क्या डिफरेंस थी? राजा राम मोहन रॉय ने एक पर्टिकुलर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि राजा राम मोहन रॉय और जो अदर ये मूवमेंट चलाए गए हैं वो स्पेसिफिकली हिंदुइज्म को टारगेट करने के लिए चलाए गए। तो बट वहाँ पर क्या था, हिंदुइज्म हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा था, यहाँ पर जो कुरीतियाँ और कुनीतियाँ थी उसे टारगेट किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या था कि जिन लोगों को ज़बरदस्ती या फिर अपने मन से या किसी लालच से कन्वर्ट करवा दिया गया था इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यही सबसे बड़ा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव था कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में चले गए हैं उनको वापस अपने पेरेंट फेथ अर्थात अपने उनका जो पैतृक रिलीजन है उसमें वापस लाया जाए। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द आर्य समाज, गॉड इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। सो जो फिलोसफिकल बेसिस है, फिलोसफिकल नॉलेज जो है आर्य समाज की, वो है आर्य समाज के लोग मानते थे कि भगवान ही सारी नॉलेज का देने वाला भी है और ज्ञाता है। भगवान के पास सारी नॉलेज है, बेसिक वहीं से है, सोर्स है। ओके, भगवान के सहारे ही हम अल्टीमेट नॉलेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। गॉड इज ऑल ट्रूथ, इमोर्टल क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, गॉड अलोन इज वर्दी ऑफ वर्शिप। सो देखिएगा, यहाँ पर कहते हैं कि भगवान ने ही सृष्टि को रचा है, सृष्टि का रचयिता है, और भगवान को ही आप अगर पूजते हैं तो इतना तो इनफ है, आपके पास नॉलेज होगी। आर्य समाज ऑल्सो होल्ड्स दैट God has no physical form and with this thought opposes the idea of reincarnation and denounce idol worshipping. But आर्य समाज का ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आर्य समाज ने ये भी कहा था कि भगवान की कोई शेप नहीं होती और वो सभी जगह में होती है, लाइक वो एक पावर है जिसे हम देख नहीं सकते। तो आर्य समाज ने ये कहा था कि गॉड हैज़ नो फिजिकल, ओके, सो भगवान दिखते नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं शक्तियों के रूप में हमारे बीच होते हैं, चाहे वायु के बीच, जल के साथ एट्सेट्रा। और वो मूर्ति पूजा और अवतार का डिनाउंस करते थे, अपोजिशन करते थे। ओके, देन द वेदास आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज एंड द नॉलेज कंटेन देयरिन कैन नॉट बी चैलेंज। सो वेदास के अंदर बहुत नॉलेज है और जो नॉलेज वेदास के अंदर है उसे कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्य समाज के लोगों का मानना ये था। अ ट्रू आर्यन इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड रिनाउंस अनट्रूथ। सो इनका मानना था कि एक सच्चा जो आर्यन है वो हमेशा सत्य को स्वीकार करता है और असत्य को त्यागता है। ऑल एक्शंस मस्ट बी परफॉर्म्ड आफ्टर एनालाइजिंग राइट एंड रॉन्ग। सो जितने भी एक्शन जो लिए जाते हैं वो तब लिए जाने चाहिए जब हम एक निश्चित पॉइंट पर आ जाए, हमने एनालाइज कर लिया है, हमने इसे देख लिया है कि क्या गलत है क्या सही, उसके बाद आप कोई निर्णय लीजिए एट्सेट्रा। ये मानना था आर्य समाज का। द प्रिंसिपल ऑफ दिस समाज इज टू प्रमोट द वर्ल्ड्स वेलबींग, मटीरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। सो देखिएगा, जो प्रिंसिपल था इस समाज का वो बेसिकली धर्म को फैलाना था, मटीरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस। सो सारे ही लोगों को प्यार और न्याय के साथ ट्रीट करना चाहिए। इग्नोरेंस शुड बी डिस्पेल्ड एंड नॉलेज इंक्रीज्ड। सो शिक्षा का यहाँ पर देखिएगा, आप कितने भी समाज मूवमेंट को देख लीजिए, सभी ने एक बात पर, चाहे उनकी विचारधारा अलग हो, उनका करने, उनके जो मूवमेंट है
वो दर्शाने का तरीका अलग हो, लोगों के सामने रखने का तरीका अलग हो, लेकिन सभी का पॉइंट कहीं ना कहीं, अब अगर एक सर्कल है और सर्कल का अगर हम पॉइंट ढूंढे, सारे मूवमेंट अगर सर्कल है और सर्कल का हम अगर पॉइंट ढूंढे, तो उनका पॉइंट था कि शिक्षा। सभी ने लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया कहीं ना कहीं, चाहे आप कोई सा भी मूवमेंट देख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर सभी ने नॉलेज को सपोर्ट किया है। एवरीबडी शुड कंसीडर हिज गुड अलॉन्ग विद अदर्स। सो सभी को अपनी अच्छाई के साथ दूसरे की अच्छाई के बारे में भी सोचना चाहिए। सोशल वेलबींग ऑफ मैनकाइंड शुड बी प्लेस्ड अबव द इंडिविजुअल्स वेलबींग। सो समाज की अच्छाई सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए, सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर समाज एक व्यक्ति के कारण हर्ट होता है समाज को, तो ये एक व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, समाज सर्वोपरि है, इनका मानना ये था। ओके, देन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ आर्य समाज। अब आखिरकार कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है आर्य समाज के? द आर्य समाज हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एड्रेसिंग द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्विटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। सो आर्य समाज ने उन सभी कुरीतियों और जो नीतियाँ थी या प्रैक्टिसेस थी जो लाइक ब्लाइंडली लोग फॉलो कर रहे थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। It has distinguished role towards establishing an inclusive social order by undertaking efforts in multifarious domains. So इसने बहुत अलग अलग तरीके से अपना जो विचारधारा था, अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए ट्राई किया। It played a key role in the national awakening. So लोगों को जागरूक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्वामी दयानंद सरस्वती was a self-learned scholar of Vedic studies, and unlike other reformers, he did not appreciate Western education or Western philosophy. सो देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वयं शिक्षा को ग्रहण किया था। उन्होंने वैदिक स्टडीज़ की थी, लाइक वेदास को पढ़ा था एंड अलग जो हिंदुज़म में स्क्रिप्चर्स है उनको पढ़ा था, और लाइक उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न फिलॉसफी के अगेंस्ट ही अपने कमेंट किए थे। ओके, वो इसके खिलाफ थे एंड उन्होंने कभी भी एप्रिसिएट नहीं किया था। आर्य समाज sought to revive the lost glory of Hinduism and the Aryan tradition and disseminated among the people that British rule has ruined India's economically, socially and culturally. So आर्य समाज ने जो हिंदुइज्म के जो ट्रेडिशन थे जो ब्रिटिश इंडिया में खो चुके थे, उसे रिवाइवल करने के लिए प्रयास किया, और उनका कहना था कि ब्रिटिश रूल के कारण जो भारतीय ट्रेडिशन थे वो गुम हो चुके हैं, मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया के इकोनॉमिकली, सोशली या कल्चरली ट्रेडिशन हो। आर्य समाज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अराउजिंग पेट्रियोटिक फेवर अमंग द इंडियंस बाय बोल्डली स्पीकिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। सो देखिएगा, आर्य समाज को लोगों ने इसलिए भी फॉलो किया था क्योंकि वो बिना डर के ब्रिटिश रूल के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि ज़्यादातर को देखें तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पाते थे। सो लोगों का मानना था कि उनको सबसे पहले छुटकारा चाहिए था ब्रिटिशर्स से, लोगों को। मैनी ऑफ द प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स लाइक दादा भाई नारोजी, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय एंड स्वामी श्रद्धानंद, टू नेम अ फ्यू, वर आर्य समाजिट्स। सो देखिएगा, बहुत सारे प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि यहाँ पर नाम बताया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय एंड दादा भाई नाओरजी एंड स्वामी श्रद्धानंद एट्सेट्रा, बहुत सारे ये जो थे आर्य समाज के मेंबर थे, आर्य समाज की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग थे। प्लीज़ ये जो बैकग्राउंड नॉइस है इसे इग्नोर कीजिएगा। इट प्रमोटेड द स्टडी ऑफ वेदास। आर्य समाज ने वेदा की स्टडी को प्रमोट करने की कोशिश की, प्रमोट किया, एम्फसाइजिंग दैट वेदास आर द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, कि वेदा में बहुत नॉलेज है, विजडम, एंड दैट द ट्रू आर्यन मस्ट स्टडी वेदास। और वो कहते थे कि एक सच्चे आर्यन को वेदास को जरूर पढ़ना चाहिए। आर्य समाज took efforts to reintroduce the ancient Gurukul system of education, where the Aryan type of education was imparted and pupils were taught to live a controlled and simple life on principle of truth, chastity and obedience. So देखिएगा, आर्य समाज का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो था कि पहले भारत में गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे। लगभग 7 लाख से ऊपर गुरुकुल एग्जिस्ट करते थे यहाँ भारत में।
लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने आकर ये गुरुकुल प्रथा जो थी वो नष्ट कर दी, ख़त्म कर दी। फिर वहीं यहाँ पर आर्य समाज का ऑब्जेक्टिव बन गया कि गुरुकुल सिस्टम जो नष्ट कर दिया गया है उसे दोबारा से स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन आज तक गुरुकुल सिस्टम स्थापित नहीं हो पाया। शायद ये हमारा दुर्भाग्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरुकुल सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम के कारण हमें चाणक्य मिले थे, गुरुकुल सिस्टम के कारण हमें ऋषि सुश्रुत मिले थे, गुरुकुल सिस्टम के कारण हमें ऋषि कणाद मिले थे, और ऐसे अनेक स्कॉलर्स हैं इंडियन हिस्ट्री में जो हमें गुरुकुल सिस्टम के कारण मिले थे। सो गुरुकुल सिस्टम को ये रिवाइव करना चाहते थे। यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम में क्या सिखाया जाता था? गुरुकुल्स में स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल सिखाए जाते थे सच्चाई के, किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से अपने मस्तिष्क माइंड को कंट्रोल करना है, और अपनी आज्ञा को किस तरीके से मानना है। लाइक गुरुओं की आज्ञा जो होती है, बड़ों की जो आज्ञा होती है, उसे किस तरीके से मानना है। ओके, ऑबिडियंस। द मोस्ट नोन वॉज द गुरुकुल एट कंगरी, हरिद्वार, and thereafter several other gurukuls for Vedic research scholars were also established. So इन्होंने सबसे पहला और जो सबसे मोस्ट नोन गुरुकुल स्टैब्लिश्ड किया था वो कांगरी, हरिद्वार में स्टैब्लिश्ड किया था, और उसके बाद बहुत सारे गुरुकुल इन्होंने स्टैब्लिश्ड किए थे। विमेंस इमेंसिपेशन वॉज गिवन स्पेशल अटेंशन बाय आर्यन समाज। तो देखिएगा यहाँ पर महिलाओं का मुद्दा दोबारा देखने को मिला। महिलाओं का मुद्दा सभी जगह उठाया गया है, शिक्षा का मुद्दा सभी जगह उठाया गया है। तो जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था उसको लाइक महिलाओं को उन भेदभाव से मुक्त करने के लिए भी यहाँ पर आवाज़ उठाई गई थी। आर्य समाज स्ट्रांगली बिलीव्स इन इक्वल ट्रीटमेंट एंड द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स बाय ऑल। सो आर्य समाज मानता है कि सभी लोग एक समान हैं और सभी को एक समान लाइक ट्रीट करना चाहिए। एज अ मेजर टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ women who were victim of evil practices like child marriage, dowry, पर्दा system and sati system and had no presence in the public domain, Arya Samaj advocated for making education accessible for women folk too and established several educational institutions for girls. So देखिएगा विमेन जिनके साथ बहुत लाइक कुरीतियाँ हुई है, जैसे कि यहाँ पर बाल विवाह, डाउरी सिस्टम, दहेज का जो सिस्टम था, पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आर्य समाज ने आवाज़ उठाई और एजुकेशन को यहाँ पर जो गर्ल्स थी और महिलाएं थी उनके लिए एक्सेसिबल किया, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इस्टेब्लिश्ड किए गए गर्ल्स के लिए। इन 1886 कन्या महाविद्यालय वॉज ओपन। सो 1886 में कन्या महाविद्यालय खोला गया था आर्य समाज द्वारा। टुडे अक्रॉस इंडिया देयर आर न्यूमरस DAV स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट आर इम्पार्टिंग एजुकेशन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो आज बहुत सारे आर्य समाज के स्कूल्स एंड एजुकेशनल सिस्टम्स है, कॉलेजेस है, जहाँ पर आर्य समाज की नॉलेज और साथ में जो बेसिक एकेडमिक नॉलेज होती है वो दी जाती है। आपने अवश्य सुना होगा DAV स्कूल्स का नाम। ओके, सो ये आर्य समाज से रिलेटेड है। आर्य समाज कंडक्टेड अ फायरी क्रूसेड अगेंस्ट मैनी सोशल इल्स। सो जो समाज में बहुत सारे अलग अलग एविल प्रैक्टिसेस थी उसके खिलाफ आर्य समाज ने आवाज़ उठाई थी। In times when Arya Samaj came into existence, people blindly followed customs and rituals that were dictated to them by the Brahmins. So जब आर्य समाज अपने एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, तब उस टाइम बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हुआ करते थे जो लोग फॉलो करते थे अंधविश्वास के साथ। ओके, देन उसमें सुप्रीमेसी किसकी थी? ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी। और so then social evil like untouchability, child marriage, the Parda system etc proved to be very inhuman. So जो social evils थे, यहाँ पर उदाहरण दिया है social evils का, बाल विवाह, छुआछूत, और जो पर्दा सिस्टम था वो इनह्यूमन लगता था, बहुत इनह्यूमन टाइप का वो प्रैक्टिस लगती थी। सो आर्य समाज एग्रेसिवली अटैक्ड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स एंड कंडेम्ड द रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस दैट हैड नो फाउंडेशन इन द वेदास। सो यहाँ पर आर्य समाज ने बहुत ही दृढ़ता के साथ
जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी थी उसको कंडेम किया। 3 बातें यहाँ पर ध्यान रख दीजिएगा, सारे ही मूवमेंट्स ने यहाँ पर क्या किया है, ब्राह्मण सुप्रीमेसी को यहाँ पर कंडेम किया है और अटैक किया है उन रिचुअल्स प्रैक्टिसेस पर जो ब्लाइंडली फॉलो की जा रही थी। और कहा आर्य समाज ने यहाँ पर फैक्ट ये दिया कि वेदास में कहीं पर भी नहीं लिखा है इन ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में। Arya Samaj was successful in rallying public opinion on such issues. It condemned untouchability and stressed that an individual is great or inferior not by birth but by his deeds. The idea of intercaste marriages was promoted by Arya Samajists to address untouchability. It was successful in fixing the minimum marriageable age at 16 for girls and 25 फॉर बॉयज़ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेदास। सो देखिएगा, आर्य समाज ने अनटचेबिलिटी को माफ़ कीजिएगा कंडेम किया था और कहा था कि वेदास में कहीं पर भी नहीं लिखा है अनटचेबिलिटी के बारे में। और जो जातीय व्यवस्था है वो बाय बर्थ नहीं देखी जाती, जातीय व्यवस्था देखी जाती है व्यक्ति के कर्मों से। ओके, सो कर्म निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति कौन है और कैसा है। देन उन्होंने इंटरकास्ट जो मैरिज थी उसको प्रमोट किया था आर्य समाज में एंड इट वाज सक्सेसफुल फिक्सिंग। इन्होंने जो शादी के लिए आयु थी उसे भी सेट किया था कि लड़कियों के लिए 16 वर्ष एंड लड़कों के लिए 25 वर्ष, जो कि वेदास में लिखी हुई थी। आर्य समाजिस्ट्स डिनाउंस्ड फोर्स्ड विडोहुड एंड एनकरेज्ड विडो रीमैरिज। सो आर्य समाजिस्ट जो थे, आर्य समाज को फॉलो करने वाले जो लोग थे, उन्होंने विडोहुड जो था कि विधवा पुनर्विवाह जो है उसको सपोर्ट किया था, अर्थात विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया था। और जो लोगों की मान्यताएं थी, प्रथा थी कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता, उसको कंडेम किया था, उसे डिनाउंस्ड किया था। And they also strongly condemned the practice of sati system and mobilized the society to bring about progressive reforms. So सती सिस्टम के खिलाफ भी उन्होंने कड़े शब्द बोले एंड उसका विरोध किया एंड लोगों को और समाजों को इकट्ठा किया ऐसी प्रथा को छोड़ने के लिए। आर्य समाज परफॉर्म्ड अ पायनियरिंग रोल इन रिवाइविंग हिंदुइज्म। सो आर्य समाज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हिंदुइज्म को रिवाइव करने के लिए। द गोल ऑफ आर्य समाज वॉज टू रिवाइव वैदिक हिंदुइज्म, ट्राइंग टू ब्रिंग बैक द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कन्वर्ट टू देयर रिलीजन फेथ। सो आर्य समाज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हिंदुइज्म को रिवाइव करने में एंड आर्य समाज चाहता था कि वैदिक हिंदुइज्म जो है वो दोबारा से रिवाइव करे और जो मुस्लिम और क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदुइज्म टू हिंदू धर्मों में या रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो दोबारा अपने फेथ अर्थात अपने रिलीजन हिंदुइज्म में आ जाए, ऐसा उनका उद्देश्य था। द समाज बीइंग अ वैदिक चर्च रिसीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन ब्रिंगिंग back thousands of converted Hindus and Muslims to the fold of Hinduism by launching the Suddhi ceremony. So सुद्धि सेरेमनी के सहायता से आर्य समाज ने एक सक्सेस प्राप्त की थी। कैसी सक्सेस? कि जो हिंदुइज्म से मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे उनको दोबारा हिंदू बनाया गया था। आर्य समाजिस्ट्स वर्क tirelessly for the orphans, poor women and destitute by taking many measures. So आर्य समाज ने समाज के लिए बहुत कार्य किया, गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एंड अदर लोगों के लिए। आर्य समाज ओपन्स इट्स फर्स्ट ऑर्फनेज इन फिरोजपुर। पहला ऑर्फनेज आर्य समाज ने फिरोजपुर में खोला था। पंजाब फॉलोड बाय अ चेन ऑफ ऑर्फनेज ऑल ओवर द कंट्री। फिर पंजाब में एंड देन पूरी ही कंट्रीज़ में ऑर्फनेज खोला गया। Arya Samaj also opened homes for widows and destitute women to accommodate and train them in some vocational skills so that they can become self-reliant and productive member of society. So जो विधवा महिलाएं थी उनके साथ बुरे बर्ताव होते थे तो घरों से निकाल दिया जाता था, तो उन्होंने विधवाओं के लिए अलग से संस्थाएं बनाई जहां पर विधवाओं को अलग अलग तरीके की स्किल्स कौशल सिखाए जाते थे जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके और जो सोसाइटी है उसमें अपना योगदान दे सके। आर्य समाजिस्ट्स ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स एंड विडोज। सो जो आर्य समाज था उसने अरेंजमेंट्स इसलिए ऐसी भी की थी कि जो गरीब लड़कियां थी उनकी शादी करवाने में अगर उनके माता पिता
असक्षम थे तो उनकी शादी का खर्चा आर्य समाज उठाता था एंड विडो रीमैरिज जो थी वो भी करवाते थे। मैनी ओल्ड एज होम्स नोन बाय द नेम वनप्रस्था आश्रम एंड होम्स फॉर द डेस्टिट्यूट वर ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड बाय आर्य समाज। तो बहुत सारे जो वृद्धाश्रम हैं, ओल्ड एज होम है, जिसे वनप्रस्था आश्रम के नाम से जाना जाता है, स्थापित किए गए थे आर्य समाज द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज गिव इम्पेटस टू द आइडिया ऑफ स्वदेशी। सो स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने स्वदेशी अपनाने का आइडिया बहुत फैलाने की कोशिश की। सो स्वामी दयानंद सरस्वती डिडंट फेवर फॉरेन रूल इन एनी फॉर्म एंड एनी डोमेन। सो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो फॉरेन रूल चाहे किसी भी तरीके का हो उसके खिलाफ थे और वो नहीं सहन कर पा रहे थे। People of the country were made aware of the drainage of India's wealth that was happening under British rule. So they were encouraged to buy homemade product and help the local industry become self-reliant. So जो ब्रिटिशर्स भारत को लूट रहे थे तो आर्य समाज ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो ब्रिटिशर्स के लाइक प्रोडक्ट्स है या ब्रिटिशर्स से कुछ भी खरीदारी ना करे और जो भारत में बनी भारतीय लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुएं है उसका उपयोग करे, ताकि जो भारतीय इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। इवेल्युएशन द आर्य समाजिस्ट्स प्लेड अ प्रोग्रेसिव रोल इन फर्दरिंग द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म इन नॉर्थ इंडिया। सो नॉर्थ इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स के लिए आर्य समाज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऑल्दो द वेदास वर वेनेट्रेटेड इन as infallible, the reforms advocated however were the product of modern rational thinking. So हालांकि आर्य समाज ने वेदास को सबसे ऊपर सर्वोपरि माना नॉलेज के लिए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मॉडर्न रैशनल थिंकिंग में आता है। आर्य समाज वर्कड जेलसली फॉर द emancipation of women and social justice by facilitating education for girls and women. So आर्य समाज ने बहुत अच्छा कार्य किया जो विमेंस के साथ बुरे बर्ताव होते थे, विमेंस को उन बुरे बर्ताव से छुटकारा दिलाने के लिए, सोशल सामाजिक न्याय के लिए एंड जो गर्ल्स को और विमेंस को एजुकेशन देनी चाहिए उसके लिए। इट डिनाउंस्ड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट रेजिडिटीज़। सो जो कास्ट रेजिडिटी, कास्ट की कठोरता थी उसे छोड़ा और अनटचेबिलिटी थी उससे दूरी बनाई और इसका विरोध किया। It indeed played an important role in progressive developments and national awakening in the country, but its popularity was confirmed to Orthodox Hindus. So देखिएगा समाज के लिए बहुत कार्य किए आर्य समाज ने, लेकिन पॉपुलैरिटी जो हुई थी आर्य समाज की वो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी हिंदूज के रूप में हुई थी। The negative attitude that it held towards Islam led Muslims to mobilize on a corresponding communal basis. So कहा जाता है कि आर्य समाज का नेगेटिव एटीट्यूड था इस्लाम को लेकर, तो इसके कारण क्या हुआ, जो मुस्लिम थे उन्होंने भी अपनी संस्थाएं बनी, मोबालाइज हुए और कम्युनल बेसिस पर ये लड़ाई देखी गई, मूवमेंट को देखा गया। नेगेटिव अप्रोच क्या थी कि जो हिंदूज़ थे जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया था क्रिश्चियनिटी पर, इस्लाम में, तो उनको वापस हिंदू बनाने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई थी, तो वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा समाज पर। ओके, सो इस कारण ये मुस्लिम मोबिलाइजिंग भी हुई थी। देन इन द कोर्स ऑफ डिफेंडिंग एंड प्रमोटिंग Hinduism, Arya Samaj became an obstacle to the growth of Indian nationalism by contributing. So देखिएगा यहाँ पर क्या था कि आर्य समाज ने क्या प्रमोट करने की कोशिश की, डिफेंड करने की कोशिश की, हिंदुइज़म को। सो इसके कारण क्या हुआ कि आर्य समाज एक बैरियर बन गया, एक अगर आपकी भाषा में कहो तो रोड़ा बन गया नेशनलिज्म के रास्ते में। दो अनकॉन्शियसली to the creation of the hostile religion communal atmosphere, और जो रिलीजन कम्युनल एटमॉस्फेयर था उसमें भी कहीं ना कहीं इसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अब रामाकृष्णन मिशन क्या था उसके बारे में जानते हैं। रामाकृष्णा मिशन came into existence in the year 1888 through Swami Vivekananda's effort to spread the philosophy of his guru Sri Ramakrishna Paramahansa, who was passed away on the 16th August 1886.
सो देखिएगा, रामकृष्ण मिशन जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा। कब? 1888 में। किनके नाम पर ये रखा गया था इस मिशन का नाम? जो विवेकानंद जी के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 16 अगस्त 1886 के बाद इसका नाम उनके नाम पर रखा गया था, इस मिशन का नाम। ओके, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। द मिशन फंक्शन ऑन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंसा, a mystic saint who strongly believed in selfless devotion to God and complete absorption in Him for experiencing spiritual ecstasy by following one's way of devotion. So देखिएगा, परमहंस रामकृष्ण परमहंसा का क्या मोटिव था? वो था, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी इनके नाम पर। सो यहाँ पर इनकी फ़िलॉसफी ये थी कि उनका मानना था कि एक व्यक्ति को पूरा ही स्पिरिचुअलिटी में डूब जाना चाहिए, वहीं पर जाकर उसे स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और भगवान ही उन्हें एक सच्चा रास्ता दिखा सकते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू श्री परमहंस रामकृष्णा, whichever path one follows with sincerity and full devotion to reach God, the sincerity and devotion will surely pave the way to ultimately connect with God. So देखिएगा, यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी का कहना था कि एक व्यक्ति कोई सा भी रास्ता चुने सक्सेस के लिए। एक बेसिक का एग्जांपल आपको देता हूँ, क्योंकि आपकी एज में, मेरी एज में लोग सक्सेस के पीछे ही दौड़ते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी का कहना था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी रास्ता चुने सक्सेस के लिए, शिक्षा के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए, सो अगर वो सच्चाई और निष्ठा से उस रास्ते पर चलता रहेगा तो वो आज नहीं तो कल अल्टीमेटली गॉड से रिलेट हो जाएगा, गॉड से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अपनी सक्सेस से मिल जाएगा और वही रास्ता उससे सही रास्ते की ओर भी लेकर जाएगा। Sri Paramhansa Ramakrishna's philosophy resting on the truth in religion and spirituality encouraged his young disciples to engage in selfless devotion to God. So श्री परमहंस रामकृष्णा जी की जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी ने उनके जो शिष्य थे उनको बहुत एनकरेज किया इन चीज़ों को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। इंगेज इन सेल्फलेस डेवोशन ऑफ गॉड, कि भगवान की भक्ति में खो जाओ। सर्व मैनकाइंड टू सर्व गॉड, कि नर सेवा नारायण सेवा, आपने ये अवश्य सुना होगा। एक हिंदुइज्म में बहुत चलता है ये मंत्र या कोट जो भी हो। सो नर सेवा नारायण सेवा, कि अगर आप ह्यूमन काइंड मतलब कि मानवों की सेवा कर रहे हो तो यूँ समझो कि आप स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हो। लीव अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी फ्री ऑफ पैशन, डिज़ायर्स, हेटर्ड एंड प्राइड, एक सिंपल, एक सरल सी जिंदगी जियो, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, सब मोह माया है। ओके, लव एंड रिस्पेक्ट ऑल, कि सबसे प्यार करो और सबका आदर करो। अडेयर टू द फैक्ट दैट रियलिटी इज वन एंड ओनली वन, इसका पालन करो कि सच्चाई एक है सिर्फ। इट इज़ इंटरनल, रियल, इन्फिनाइट, अनचेंजेबल एंड परफेक्ट, कि सच्चाई को जितना भी तोड़ो मड़ोड़ो, घीसो, ऊपर से फेंको, ऊपर से थ्रो करो, कहीं पर कुछ भी करो, सच्चाई नहीं बदली जा सकती। फैक्ट है वो फैक्ट है, इनका मानना था। अमंग हिज मैनी यंग डिसाइपल्स वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता, हु लेटर केम टू बी नोन एज स्वामी विवेकानंद। सो देखिएगा, जो स्वामी परमहंस के जो शिष्य थे उसमें एक थे नरेंद्र नाथ दत्ता, आपने अवश्य उनके बारे में सुना होगा। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में जाकर एक ऐसा भाषण दिया था, एक ऐसी स्पीच दी थी जहाँ पर लोगों ने खड़े होकर ऐसी तालियां बजाई थी कि तालियां रुकी नहीं थी। सो वही श्रीमान स्वामी विवेकानंद जी। ओके, स्वामी विवेकानंद आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गुरु रामकृष्णा played an important role in spreading the Vedanta philosophy, which stressed that God alone is true
एंड द रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज अनट्रू। सो जो फिलॉसफी थी परमहंसा जी की, वही फिलॉसफी स्वामी विवेकानंद जी ने, वेदांता फिलॉसफी जिसे कहते हैं, वो आगे बढ़ाई। और उनकी फिलॉसफी क्या थी कि गॉड अलोन इज ट्रू, कि भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। द फाउंडेशन ऑफ द रामाकृष्णा मिशन वॉज लेड टू ब्रिंग इन टू प्रैक्टिस द टीचिंग एंड स्प्रेड द फिलॉसफी ऑफ श्री परमहंसा रामाकृष्णा। सो फाउंडेशन क्या था रामाकृष्णा मिशन का, कि जो प्रैक्टिसेस है हिंदुइज्म में उसे टीच करना, और जो फिलॉसफी है श्री परमहंस रामाकृष्णा की उसे फैलाना। अब देखिएगा, परमहंस रामाकृष्णा जी एक बायोग्राफी है, ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही लाइफ चेंज कर देगी आपकी। विराट कोहली ने भी रेकमेंडेड की है। आप में से बहुत से लोग क्रिकेट लवर होंगे, विराट कोहली और अनेक एंटरप्रेन्योर्स है जो रेकमेंड करते हैं। योगी, आप इस बायोग्राफी को पढ़िएगा, बाय परमहंस रामकृष्ण परमहंस, सुपर बायोग्राफी है। द थियोलॉजी ऑफ द मिशन एम्फसाइज्ड द फॉलोइंग: रियलिटी इज़ वन एंड ओनली वन विच इज़ इंटरनल, रियल एंड परफेक्ट। कि सच्चाई एक है, कोई इसे बदल नहीं सकता, वो इंटरनल है, रियल है और परफेक्ट है। एंड दिस रियलिटी इज़ प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल बीइंग, मीनिंग दैट गॉड इज़ विद इन ईच ह्यूमन। सो सभी लोग इस रियलिटी से परिचित है कि गॉड उनके भीतर ही है। ओके, देयरफॉर ईच सोल इज़ पार्सल ऑफ द वन यूनिवर्सल सोल। तो कहीं ना कहीं सारी ही जितनी भी आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल सोल का हिस्सा है, पार्सल है। बेस्ड ऑन वेदांतिक philosophy the mission sought to spiritually uplift society। सो वेदांता फिलोसफी का क्या मकसद था कि जो सोसाइटी है उसे अपलिफ्ट किया जाए, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट किया जाए। डिनाउंसिंग द लाइफ ऑफ रिनंसिएशन द मिशन प्रमोटेड द प्रिंसिपल ऑफ डेडिकेटिंग लाइफ टू द सर्विस टू मैनकाइंड। सो देखिएगा, इन्होंने जो कुनीतियाँ थी या कुप्रथाएं थी उसको डिनाउंस किया, और जो अपना प्रिंसिपल था उसको डेडिकेट कर दिया कि लोगों की सर्विस को, लाइफ को किस तरीके से सुधारा जाए। द फंडामेंटल प्रिसेप्ट ऑफ द मिशन जगत हित्याचा प्रमोटेड द आइडिया दैट साल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय सर्विंग मैनकाइंड सेल्फलेसली एंड अनकंडीशनली। सो देखिएगा, इनका मानना था, वेदांतिक जो फिलॉसफी थी, कि जो साल्वेशन है, साल्वेशन को हिंदी में मोक्ष कहते हैं, कि मोक्ष जो है वो प्राप्त किया जाता है ना कहीं और जाकर नहीं, किसी और चीज़ से नहीं, बल्कि नर सेवा से। नर सेवा, नारायण सेवा। अगर आप मनुष्यों की सेवा करते हो तो उस सेवा से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ एज मैनी फेथ्स एज मैनी पाथ्स, कि जितने आपके फेथ होंगे उतने आपके रास्ते होंगे। फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये था। ओके, देन प्रमोटेड यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड बिलीव दैट डिफरेंट रिलीजियस फेथ वर डिफरेंट पाथ टू रीच द गोल्स ऑफ लिबरेशन। कि रिलीजन मतलब कि यहाँ पर देखिएगा, इनकी फिलॉसफी थी कि ये पॉइंट है किसका, मोक्ष का, लिबरेशन का। फेथ अलग अलग है, आप हिंदू हो तो भी आपको यहीं पर आना है, मुस्लिम हो तो भी आपको यहीं आना है, सिख हो तो भी, क्रिश्चियन हो तो भी। कि ये जो रिलीजन है वो सिर्फ अलग अलग फेथ है, लेकिन सबका रास्ता क्या है, सबका गोल क्या है, एक ही है कि मानव समाज को अच्छा बनाया जाए। कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है, अगर एक आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। द मिशन नाइदर रिकॉग्नाइज्ड द सुपीरियरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन नॉट डिड इट प्रिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ शास्त्रास, रिलीजियस टेक्स्ट एंड अनुष्ठाना, राइट्स एंड रिचुअल्स। सो देखिएगा, यहाँ पर जो रामाकृष्णा मिशन था, रामाकृष्णा मिशन ने ना ही किसी भी धर्म को सर्वोपरि माना और ना ही किसी धर्म को कुछ बुरा भला कहा, और ना ही शास्त्रों के बारे में कुछ कहा, ना ही अनुष्ठानों के बारे में इन्होंने प्रेस्क्राइब किया। इन्होंने कहा कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर सही है, रास्ते सबके अलग हैं लेकिन मंजिलें सबकी एक ही है, जो हमने अभी पढ़ा। द मिशन henceforth was engaged in selfless service of the people and sought to reawaken
द स्पिरिट ऑफ इंडिया। सो इस मिशन ने जो भारत की सोई हुई आकांक्षाएं, सोई हुई शक्ति थी, उसे पुनः जागरण, पुनः उठाने की कोशिश की। It undertook various welfares and humanitarian activities and mobilized the people to develop solidarity and oneness of the spirit by the eradication of social evils, superstitions and caste arrogance. सो इस मिशन ने क्या किया, लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की, बहुत सारे वेलफेयर्स की सहायता से, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय एक्टिविटीज़ की सहायता से, ताकि वो सब एक साथ एक होकर जो सोशल एविल्स है, सुपरस्टिशंस है, कास्ट एरोगेंस है, उसके खिलाफ लड़ सके। द मिशन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी बाय एड्रेसिंग पार्टिनेंट एरियाज। सो मिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा था इन एरियाज में। स्वामी विवेकानंद एंड द मिशन हेल्ड हाई फॉर द राइट्स ऑफ विमेन। यहाँ पर भी देखिएगा, विमेन के राइट के लिए इन्होंने भी कार्य किया। Women's upliftment was central to the all educational and philanthropic activities undertaken by the mission. So महिला शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु था, केंद्रीय महिला शिक्षा था इस मिशन का। The mission established educational, technical and vocational training institution for the capacity building of the youth. So जो रामाकृष्णा मिशन था, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आदि स्थापित किए, ताकि यूथ जो है, युवा जो है, उनको कौशल स्किल्स प्रोवाइड करवाई जा सके। It worked toward carrying out relief work and at the time of natural disaster calamities such as famine, earthquakes, flood, epidemics, pandemics, etc. and other natural calamities. So जब समाज पर कोई भी मुसीबत आई, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो या फिर किसी भी तरीके की बीमारी हो, आपदा हो, उस समय इन्होंने लोगों को रिलीफ और उनको सहायता करने का कार्य किया। It opened hospitals and dispensaries for ill and sick people. So बीमार लोगों के लिए इन्होंने अस्पताल and dispensaries खोली। It engaged in various kinds of philanthropic activities like providing food and shelter to the needy, opening orphanage and old ages home. So इन्होंने बहुत सारे वृद्धाश्रम और जो गरीब लोग थे उनको खाना प्रोवाइड करवाया, ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करवाई, etc. It took measures to bring about religious reform and bind people in bonds of understanding and brotherhood, stressing that all religions teach mutual respect and coexistence and tolerance. So इन्होंने लोगों को जो धार्मिक तौर पर अलग अलग थे और मानते थे कि उनका धर्म अलग है, हमारा अलग है, सो रामाकृष्णा मिशन ने सभी धर्मों के लोगों को एकता के, भाईचारे के सूत्र में बांधने की कोशिश की। और इन्होंने कहा कि सभी रिलीजन जो है वो एक साथ जीने का रास्ता दिखाते हैं, सहिष्णु बनने का रास्ता दिखाते हैं। It encouraged the people of the country to feel pride in India's cultural history and work for revival of the lost glory, oppose feudal and colonial oppression and overthrow caste heredities and gender divide. So इन्होंने युवाओं को, भारत के लोगों को प्रोत्साहित किया कि जो भारत का रिच कल्चर था, हिस्ट्री थी, उसको रिवाइव किया जाए, जो भारत की ग्लोरी थी उसे रिवाइव किया जाए। और इन्होंने जो फ्यूडल सिस्टम था इंडिया में, जो कॉलोनियल रूल द्वारा स्थापित किया गया था, उसका विरोध किया, कॉलोनियल ऑपरेशन का विरोध किया, कास्ट रिजिडिटीज़ का विरोध किया, जेंडर डिवाइड जो कि जेंडर इनइक्विटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन था, उसका विरोध किया। एंड दैट द पीपल ऑफ द कंट्री मस्ट कम टुगेदर फॉर नेशन बिल्डिंग। और ये कहते थे कि जो भारत के लोग हैं और जो देश के लोग हैं, उनको एक देश को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आना आवश्यक है। इवेल्युएशन, रामाकृष्ण मिशन was to emphasize service towards other fellow beings for टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। सो देखिएगा, रामाकृष्णा मिशन ने किस पर जोर दिया? सर्विसेज पर, जिससे लोगों की स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी हो और वो समय के हिसाब से जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करे। It thus continues to play an important role by working for the poor, less privileged
destitute women, orphans and victims of violence, war and disasters by providing educational and medical facilities. So देखिएगा, रामाकृष्णा मिशन ने बहुत कार्य किए गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और जो पीड़ित लोग हुआ करते थे उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ और शिक्षा प्रोवाइड करवाई उन लोगों ने. रिलीफ एंड रिहेबिलाइजेशन वर्क्स, यूथ एंड विमेन वेलफेयर प्रोग्राम्स प्रमोटिंग कल्चरल एंड फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा. तो यहाँ पर कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, केयर फैसिलिटीज़ फॉर ऑर्फन्स, ओल्ड एंड अबेंडेंड एडल्ट्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा. तो एट्सेट्रा. सो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने जो यूथ थे उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाई, बुज़ुर्गों की सहायता की जिन्हें ज़रूरत थी, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे बढ़ाने में इन्होंने नॉलेज शेयर की एट्सेट्रा. यहाँ पर बहुत कार्य हुआ. With its branches worldwide, Ramakrishna Mission to date has provided relief and rehabilitation to hundreds of people in India. So जहाँ जहाँ पर मुसीबत आई वहाँ पर रामाकृष्णा मिशन ने उन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की. इनमें इंडिया में बहुत जब मुसीबतें आती है तो ये मिशन जो है सहायता करता था. बर्मा, बांग्लादेश एंड श्रीलंका जैसे देशों में इन्होंने डिज़ास्टर और क्लेमिटीज़ के टाइम पर लोगों की सहायता की. थियोसॉफिकल सोसाइटी अब स्टार्ट करते हैं जानना. थियोसॉफिकल सोसाइटी आखिरकार है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है, थियोसॉफी का क्या मतलब होता है. द टर्म थियोसॉफिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम थियोसॉफी विच मीन्स डिवाइन विजडम. सो देखिएगा, थियोसॉफिकल इज डिराइव्ड, जो थियोसॉफिकल टर्म है वो डिराइव्ड की गई है थियोसॉफी वर्ड से, जिसका मतलब होता है डिवाइन विजडम या दिव्य ज्ञान. The origins of the Theosophical movement were rooted in the socio-religious descent within the Western civilization that utilized the Oriental religions and their values for legitimizing the condemnation of contemporary life in Europe and America. So देखिएगा, बेसिकली आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझने की आवश्यकता है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसके जो रूट्स है, इसकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है. कि वेस्टर्न सोसाइटी में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो ब्लाइंड फेथ हुआ करता था उनके रिलीजन को लेकर, तब जब ये कोई मूवमेंट चलाया गया होगा थियोसॉफिकल के नाम से, वहाँ से इसकी जड़ें जुड़ी जाती हैं यूरोप और अमेरिका से. इट वॉज फाउंडेड बाई टू वेस्टर्नर्स, दो वेस्टर्नर्स द्वारा, दो पश्चिमी देश के लोगों द्वारा इसे स्थापित किया गया था. उनके नाम थे मैडम HP ब्लावस्की एंड कर्नल ऑलकोट इन न्यूयॉर्क इन 1875. सो 1875 में इसे फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश्ड किया गया था. शेयरिंग द बिलीफ इन स्पिरिट एंड ऑक्युलिटिज्म विद 17 अदर पीपल. सो इन्होंने अपना बिलीफ और जो स्पिरिट था वो शेयर किया था, दो ये एंड 17 और लोग थे. ऑलकोट एंड ब्लावस्की बोथ अग्रीड इन 1878 टू अबेंडन न्यूयॉर्क फॉर इंडिया. सो उन्होंने 1878 में तय किया कि अब वो न्यूयॉर्क छोड़कर इंडिया में जाएंगे, विच वॉज परसीव्ड टू बी वन ऑफ द की सेंटर ऑफ थियोलॉजिकल नॉलेज. सो वो मानते थे कि इंडिया एक की सेंटर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर है थियोलॉजिकल नॉलेज का. द इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1866 विद इट्स हेडक्वार्टर इन अद्यार नियर मद्रास. सो इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो 1886 में स्टैब्लिश्ड की गई थी अद्यार नियर मद्रास. ओके, सो देखिएगा, न्यूयॉर्क में जो स्टैब्लिश्ड की गई थी उसको भी आपको ध्यान रखना है, और इंडिया में जो स्टैब्लिश्ड की गई थी उसको भी ध्यान रखना है. न्यूयॉर्क में 1875 और भारत में 1886 में स्टैब्लिश्ड की गई थी. द रूट्स ऑफ द मूवमेंट ले इन द इनइक्विटिवनेस of the Westerners who were curious to explore the mysteries of the universe and also to understand the unique relationship between the universe, humanity and the divine. So देखिएगा, बेसिकली जो वेस्टर्नर्स थे वो क्यूरियस थे यूनिवर्स को समझने के लिए. तो उन्हें लगता था कि भारत में यूनिवर्स और ह्यूमैनिटी को लेकर, डिवाइन ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को लेकर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए तो वो भारत आए थे. The Theosophists were greatly influenced by Hinduism and
adopted a modified concept of rebirth and spiritual progress fused with the Hindu idea of karma. So देखिएगा, इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया था? हिंदुइज़्म ने। उन्होंने हिंदुइज़्म का जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट था, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का जो कर्मा का कॉन्सेप्ट था, उस पर बहुत रिसर्च की और इनको उसने बहुत प्रभावित किया। Hindu terms and concepts were added to the Western spiritualities traditions. So हिंदू टर्म और कॉन्सेप्ट जो थे फिर इन्होंने अपने जो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिस्ट्स थे उन ट्रेडिशंस में भी ऐड किए. विद सच डेवलपमेंट्स द थियोसॉफिस्ट ग्लोरीफाइड इंडियाज रिलीजियस स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस. और इसी के साथ जो वेस्टर्नर थे जो आए थे बाहर से, उन्होंने हिंदुइज़्म का ज्ञान अर्जित किया और उन्होंने वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया फिलोसफिकल ट्रेडिशंस के साथ. द थियोसॉफिकल मूवमेंट वर्कड फॉर द अटेनमेंट ऑफ 3 गोल्स. द सोसाइटी रेस्टेड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल. तो थियोसॉफिकल मूवमेंट के 3 गोल थे जो वो अटेंड करना चाहते थे. एंड पहला जो था यूनिवर्सल ब्रदरहुड की पूरी दुनिया के लोग भाईचारे से रहे विदाउट डिस्टिंक्शन ऑन सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड्स, की किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो. बिलीव्ड इन द थियोरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल्स एंड द थियोरी ऑफ कर्मा. उन्होंने कि आत्मा शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है, उन्होंने ये विश्वास किया. और जो कर्मा का, जिसे कर्म कहते हैं कि जैसे कर्म करेगा व्यक्ति वैसा भरेगा वो, कहा जाता है आज भी. तो कर्मा की जो थियोरी थी उस पर उन्होंने विश्वास जताया. It strongly advocated for the belief in the philosophy of the Upanishada and Samkhya Yoga and Vedanta school of thought. So इन्होंने किसको एडवोकेट किया? किसकी फिलॉसफी को एडवोकेट किया? उपनिषद को पढ़ा, संख्य योग. अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक चैप्टर मिलता है सांख्य योग. तो उस फिलॉसफी से बहुत इंस्पायर्ड हुए. वेदांता स्कूल ऑफ थॉट. वेदांता स्कूल ऑफ थॉट कहाँ से आए? आर्य समाज जो आपने देखा कि वेदांता फिलॉसफी को फॉलो करता था, तो उससे बहुत इंस्पायर्ड थे. प्रमोटेड द आइडिया ऑफ रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन एंड एम्फसाइज्ड द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी टू ड्रॉ द बेस्ट आउट ऑफ ऑल रिलीजन्स. सो उन्होंने क्या किया कि सभी धर्मों की पहले तो इज्जत की, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की और सभी धर्मों को एक दूसरे से कंपेयर कर पढ़ा. The society worked for the revival of religions like Hinduism, Zoroastrianism and Buddhism. So ये जो सोसाइटी थी इसने हिंदुइज़्म के रिवाइवल के लिए, जोरोस्ट्रियनिज़म एक धर्म है उसके लिए और बुद्धिज़्म के रिवाइवल के लिए कार्य किया. Obedience to the law of evolution. The development of spiritual power of a human being through meditation, through control, thought control, love and service, and it sought to develop the divine powers latent in men. So देखिएगा, ये कहते थे कि जो एवोल्यूशन की पावर है, जो प्रकृति से मिली हुई पावर है, उसकी सहायता से मनुष्य बहुत आगे जा सकता है. और वो कौन सी पावर है? मेडिटेशन, योग, थॉट ऑफ कंट्रोल, कि आपके थॉट पर अगर आपका कंट्रोल होगा, आपका जो लव है कि क्या है, इमोशंस में अगर आपका कंट्रोल होगा तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो. द हिडन मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड द बाउंड दैट यूनाइट द यूनिवर्स, ह्यूमैनिटी एंड द डिवाइन नीड टू बी एक्सप्लोर्ड एंड अंडरस्टूड. सो जो भारत के अंदर जो दिव्य ज्ञान था उसे समझना था इन्हें, क्योंकि यूनिवर्स से रिलेटेड जो ज्ञान है भारत के अंदर आज भी बहुत है, सिर्फ उसको समझने की आवश्यकता है. तो इन्होंने उसे समझने की कोशिश की. सो एक्टिविटीज़ कौन सी अंडरटेकन की गई थी इनके द्वारा? अपोज्ड टू द कन्वर्जन एंड बिलीव्ड इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल एंड ऑकल्ट मिस्टिसिज्म. सो इन्होंने जो धर्मांतरण था उसका विरोध किया और माना कि जो आत्मा है वो एक व्यक्ति से हटकर दूसरे व्यक्ति में जाती है एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद. ओके. वर्कड फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म के रिवाइवल के लिए कार्य किया. And sought to infuse a sense of self-respect, pride in the past, and a belief in the future as an inevitable result played an important role towards nation building. So इन्होंने हिंदुइज़्म के रिवाइवल के लिए आगे कदम बढ़ाया. सेल्फ रिस्पेक्ट, हिंदुओं को कहा गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट करो, खुद स्वयं की रिस्पेक्ट करो, कि आपकी जो हिस्ट्री है वो
काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस है, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है और इन्हीं बिलीव्स के साथ आप अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। और नेशन बिल्डिंग की जो इम्पोर्टेंट इनकी फ़िलॉसफी थी और इनकी विचारधारा थी, एक राज्य को अच्छे से बनाया जा सकता है बिना किसी भेदभाव के। वर्क टू प्रमोट द फिलॉसफी ऑफ असिमिलेशन, असिमिलेशन की फ़िलॉसफी को आगे बढ़ाने में, प्रमोट करने में इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। कंडेमनिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी उसको कंडेम किया। रिजिड कास्ट डिवाइड, जो कास्ट सिस्टम था उसका विरोध किया। सोसाइटी टू इम्प्रूव अपॉन द लाइफ एंड लिविंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन बाय टेकिंग अप मैनी इनिशिएटिव्स, की सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है अगर समय अनुसार जो कुछ रिजिड प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़कर जो नई धारणाएं, नए विचार हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। प्रमोटेड द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजन एंड फिलोसफीज, सो भारत का जो प्राचीन धर्म था और प्राचीन दर्शन शास्त्र था उसको प्रमोट किया, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को उनके। देन opened in educational institutions and set up various educational societies to propagate modern education. सो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले और एजुकेशनल सोसाइटीज़ स्थापित की जो लाइक प्रोपगेट फैला रही थी मॉडर्न एजुकेशंस को। एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस विच वॉज एन इंटीग्रेशन ऑफ हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंस। सो एनी बेसेंट जो थे उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में, जहाँ पर हिंदू रिलीजन और वेस्टर्न साइंस को इंटीग्रेशन की सहायता से पढ़ाया जाता था। रेज्ड वॉइसेस अगेंस्ट सोशल प्रॉब्लम्स लाइक चाइल्ड मैरिज, लिटरेसी एंड एल्कोहलिज्म। सो जो चाइल्ड मैरिज, लिटरेसी, एल्कोहलिज्म था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। एडवोकेटेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क फॉर एम्पावरिंग वुमेन। सो महिलाओं के मुद्दों को उठाया और महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सारी ही जितने भी हमने मूवमेंट पढ़े, आंदोलन या रिफॉर्म पढ़े, उसमें सभी जगह क्या कॉमन मिला? रिफॉर्म में हमें महिलाओं को आगे ले जाने की बात मिली, जातीय व्यवस्था को तोड़ने की बात मिली, एंड जो शिक्षा थी उसे देने की बात मिली। ज़्यादातर इन 3-4 पॉइंट्स पर ही घूमता रहा है पूरा चैप्टर। अगर आप इसे रीड करेंगे तो और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अभी काफ़ी लंबी वीडियोस बन रही है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूंगा। सेकंड सेमेस्टर में आपको इतनी लंबी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, वहाँ पर मैं कुछ और रिसर्च भी करूँगा। यहाँ पर अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, हालांकि हमें पढ़ना पड़ेगा। सो हम आगे और भी अच्छे नोट्स की सहायता से पढ़ेंगे, लेकिन ये भी मोर देन इनफ है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवेल्युएशन, द थियोसॉफिकल सोसाइटी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिवाइजिंग the glory and richness of Indian history, culture and religion and instilled a sense of pride among Indians of the same. So देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन ग्लोरी को, रिचनेस को रिवाइव करने के लिए, इंडियन हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री जो सच्ची हिस्ट्री थी इंडिया की वो बताने की कोशिश की भारतीय लोगों को, और ये कहा कि भारतीय लोगों को प्राइड होना चाहिए इतने रिच ट्रेडिशंस पर। It worked to ameliorate the conditions of the poor, downtrodden and women by taking important initiatives. So जो कुरीतियाँ थी, जो बुरे बर्ताव होते थे महिलाओं के साथ, डाउनट्रोडन और गरीब लोगों के साथ, और जो गरीब लोगों की व्यवस्था थी, दलित लोगों की, महिलाओं की, उसको सुधारने में बहुत कार्य किया इन्होंने। It fostered harmony, peace and coexistence among all and encouraged people to develop tolerance and acceptance towards all डिस्पाइट। सो इन्होंने लोगों को एक साथ जीने का रास्ता दिखाया, शांतिपूर्ण जीने का रास्ता दिखाया और कहा कि सभी लोग सहिष्णुता के साथ एक साथ जी सकते हैं। डिस्पाइट its achievement in the spirit of theosophical society and its ideal were limited to upper class communities oriented to western liberal values. So देखिएगा, हमने पढ़ा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कितना कार्य किया, तो इसके अलावा भी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसके आइडल कौन थे? लिमिटेड अपर क्लास कम्युनिटीज़ एंड किसके तरफ ओरिएंटेड थे? वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ की तरफ। अब समरी,
नाउ अब बारी आती है समरी या कॉन्क्लूज़न, हिंदी में इसे निष्कर्ष कहेंगे। तो देखिएगा, समरी हमेशा आप किताबी भाषा में मत पढ़िएगा। समरी आपने चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है, अब समरी का क्या मतलब है कि आपका निष्कर्ष क्या है इस चैप्टर को लेकर। अगर हम अपने ज्ञान से अपने हिसाब से समरी बताएंगे तो बेटर रहेगा। आप इस पैराग्राफ की सहायता से ही हम अपने हिसाब से समरी बताने की कोशिश करेंगे। क्या है ना कि अगर मैं यहाँ पर समरी पढ़ने जाऊँगा, कितनी लंबी है, हम इसे कम शब्दों में अच्छे से अगर बता सके तो कितना अच्छा रहेगा। सो देखिएगा, हमने यहाँ पर कितने सारे मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, आर्य समाज रिफॉर्म, ब्रह्मो समाज एंड दूसरे भी रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ा हमने। सो अगर हम इन सभी मूवमेंट्स को एक जिस्ट में लाकर, मतलब कि एक नोट की तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे तो वो हमारी समरी बन जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, हमने यहाँ पर अलग अलग रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ा, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ा, और जहाँ तक हमने ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, इनको जो पढ़ा तो हमें लगा, हमें ये समझ आया कि ये जो मूवमेंट थे वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे। वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। किस तरीके का? जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी थी उसे ख़त्म करना चाहते थे, विधवा पुनर्विवाह को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। वे लोग धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धर्म में जो कुरीतियाँ थी और ब्लाइंड फेथ थे उसके खिलाफ थे। और विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं को शिक्षित करना और सभी लोगों को एक समान मानना, इनका मेन मकसद था, ऑब्जेक्टिव था। जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे उसमें, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के जो मेंबर्स थे या लोग थे वो क्या मानते थे कि एक भगवान है, आइडल वर्शिपिंग में वो बिलीव नहीं करते थे। ओके, सो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया और ये कुछ हाईलाइट कर रखा है, उन्हें पढ़कर देखते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट लाइक ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। सो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के बारे में चर्चा करें तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कौन से थे? 3 जो लास्ट में हमने इस वीडियो में पढ़े, आर्य समाज, रामाकृष्णा मिशन एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिन्होंने हिंदू धर्म की फिलॉसफी को अपनाकर वहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो कुरीतियाँ है या फिर जो जातीय कठोरता है उससे दूरी बनाई जा सकती है, और जो ये अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे दूरी बनाई जा सके। ज़्यादातर यही था। ज़्यादातर जो रिफॉर्मिस्ट थे उन्होंने क्या क्या कहा, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। विडो रीमैरिज, एजुकेशन, पॉलीगैमी की बहुविवाह जो होता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा एट्सेट्रा के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमने यही पढ़ा है पूरे ही चैप्टर में। सो यही थी समरी इसकी पूरी। सो आप अगर ऐड करना चाहे और कुछ तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी वोकेबलरी से रिलेटेड कन्फ्यूज़न आई हो इस बुक में तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। मोनोथेइज्म क्या था? मोनोथिज्म, सो इसका मतलब है बिलीफ इन वन गॉड। जो हमने समरी में मैंने आपको बताया कि सभी ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो सभी एक ही भगवान पर बिलीव करने की बात करते हैं। रैशनलिज्म क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस जो बिल्कुल लॉजिक और फैक्ट के साथ अपना ओपिनियन दे। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? आज़ाद करना। अगर एक सिंपल वर्ड में बताओ, द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस की जो रेस्ट्रिक्शंस है उससे आज़ाद पाना। पॉलीगैमी एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें एक महिला या एक पुरुष एक से अनेक महिलाओं से या पुरुषों से शादी कर सकते हैं। अनेक बहुविवाह जिसे कहते हैं। लिबरल, ओपन एंड फ्री माइंडनेस। ओके, लिबरल आप समझ सके हैं। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। यही तो बात थी आपको जो समझनी थी। यहाँ पर हमने यही समझा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप डिस्कस कर सकते हैं। आप व्हाट आर डिरोजियंस एंड व्हाट रोल डिड दे प्ले एज स्कूल रिफॉर्मर्स एंड डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रह्मो समाज इन द कॉन्टेक्स्ट। देखिएगा, अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़े बहुत फैक्ट याद रखने हैं। फैक्ट कौन से? जैसे कि ब्रह्मो समाज है। अब ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी,
कब की थी, और इससे जुड़े 2-3 सदस्यों को याद कर लीजिएगा और 2-3 दूसरे जो फैक्ट है उन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो सेम है, इन्होंने डाउरी सिस्टम के खिलाफ बात की, पर्दा सिस्टम के खिलाफ बात की, एक भगवान को पूजने की बात की, और मूर्ति पूजा के खिलाफ इन्होंने बात की, और जातीय व्यवस्था थी उसके खिलाफ बात की, ब्राह्मण सुप्रीमेसी के खिलाफ बात की। यही बात सारे ही मूवमेंट्स ने की है जहाँ तक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात है। ओके, सो यही बात आप अगेन एंड अगेन इन मूवमेंट्स में लिख सकते हो। वैसे ही जो दूसरे अदर मूवमेंट्स हैं जैसे कि लाइक प्रार्थना मूवमेंट, इसमें आप आत्माराम पांडुरंग को देख सकते हो। ओके, सो यही सेम चीज़ है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए भी बता दिया आपको मैंने। कितना अच्छा हुआ। रेफरेंस देखिएगा इस पीडीएफ को तैयार करने के लिए, आई थिंक प्रोफेसर साहब ने दृष्टि आईएएस से ये लिया है रेफरेंस, मतलब कि इस पीडीएफ इस लेसन को एडिट करने के लिए, नोट्स को बनाने के लिए दृष्टि आईएएस जो कि एक संस्था है आईएएस की प्रेपरेशन करवाती है, वहाँ से, सिविल डेली एक वेबसाइट है वहाँ से, एंड जो इनसाइड ऑन इंडिया है वहीं से इन्होंने जानकारी ली है। और ये कुछ सजेस्टेड बुक्स है, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम 8वां लेसन पढ़ेंगे जिसमें एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।